नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस श्री श्याम शिक्षण संस्थान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो देखो, अपने बायोलॉजी का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है वो अपने पढ़ रहे थे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू कर दिया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पीछे कल अपने ने 15-20 मिनट एक लेक्चर पढ़ा था। देखिए, आज अपने उससे आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, इससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन है और कौन कौन से ऑर्गन में किस प्रकार से प्रोसेस चलती है, ये सारा का सारा आज अपने देखेंगे। तो देखो ध्यान से, आज अपने एक डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले, कल वो डायग्राम स्किप हो गया था, देखो ध्यान से कि सबसे पहले इस प्रकार से कल अपने एक डायग्राम बना रहे थे लास्ट टाइम में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपने ने ऑर्गन देख लिए थे। देखो कि सबसे पहले ये जो अपने पास है यहाँ पर, इसको कहा जाता है बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी के बाद में ऊपर वाली जो आती है इसे कहा जाता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद में नीचे खुलती है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद में ये एक लंबी ट्यूब लाइक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्रेकिया। ये हो गया ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और इन दोनों पार्ट को कहा जाता है, एक को तो राइट ब्रोंकाई और दूसरे को लेफ्ट ब्रोंकाई। अब देखो, अब इसके बाद में एक जो यहाँ पर एक जो ट्यूब है वो तो खुलती है राइट लंग्स के अंदर। ठीक है, और इसके बाद में दूसरी जो ट्यूब है ना वो खुलती है किसके अंदर, लेफ्ट लंग्स के अंदर। देखो ध्यान से, ये तो हो गया राइट, इसके बाद में लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो, अब इन सभी के नीचे यहाँ पर एक छोटा सा मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है डायाफ्राम। अब देखो, अब इसमें अपने नाम लिख देते हैं सभी का। सबसे पहले देखो, यहाँ पर दो बाहर की ओर एक छिद्र खुलते हैं, और इन छिद्र का नाम होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ठीक है ना, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल या बाह्य नासा छिद्र इन्हें हिंदी में कहा जाता है। अब इसके बाद में एक इन दोनों के बीच में एक छोटा सा यहाँ पर एक पट बनता है, और इसको नेजल सेप्टम कहा जाता है। और ये नेजल सेप्टम ये है नेजल कैविटी, दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, और ये जो नेजल कैविटी है, ठीक है, इन दोनों को अलग करता है यहाँ पर एक पट जिसको कहा जाता है नेजल सेप्टम। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखो, आगे ये जो पार्ट है इस पूरे पार्ट को कहा जाता है फेरिंग्स। ठीक है, इस पूरे पार्ट को कहा जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जो अपना वोकल कॉर्ड होता है, अपना वॉइस बॉक्स होता है, ट्रेकिया के चारों ओर होता है, और इसको कहा जाता है फेरिंग्स। ठीक है, और इसके बाद में ये जो नीचे की ओर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है बक्कल कैविटी। ठीक है ना, बक्कल कैविटी कहा जाता है, हिंदी में इसको मुख गुहा कहा जाता है। आगे देखो, ये जो आपको ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है ट्रेकिया, श्वास नली जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक तो राइट ब्रोंकाई और दूसरी कौन सी होगी, लेफ्ट ब्रोंकाई। आगे बात समझे, तो इस ब्रोंकाई को क्या कहा जाता है, लेफ्ट ब्रोंकाई कहा जाता है, मतलब दाई श्वसनी। ठीक है, और इसके बाद में इस ब्रोंकाई को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है राइट ब्रोंकाई। ठीक है ना, बाई श्वसनी। आगे बात समझे। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखो, आगे ये जो लेफ्ट ब्रोंकाई है ये किस में खुलेगी, लेफ्ट लंग्स के अंदर खुलेगी, लेफ्ट लंग्स के अंदर खुलेगी। और ये जो है ना, ये कौन से लंग्स के अंदर खुलेगी, ये राइट लंग्स के अंदर खुलेगी। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में आगे देखो, ये सारा का सारा इन सभी के नीचे एक मस्कुलर ऑर्गन होगा, और इस मस्कुलर ऑर्गन का नाम होगा डायाफ्राम। ठीक है, आगे देखो, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस बन रहा है, ठीक है ना, इस स्पेस को कहा जाता है मीडियास्टिनम स्पेस, मीडियास्टिनम स्पेस। और मीडियास्टिनम स्पेस के अंदर आपको एक छोटी सी कैविटी यहाँ पर दिखाई देती है लेफ्ट लंग्स के अंदर, जिसके कारण लेफ्ट लंग्स छोटा होता है, और इस छोटी सी कैविटी को कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियल कैविटी। अब देखो, इसके बाद में अब होता क्या है कि ये जो अपने पास है, ये जो अपने पास यहाँ पर ब्रोंकाई है ना, ये आगे चलकर और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। जैसे ये प्राइमरी हो गया, इसके बाद में ये सेकेंडरी हो गया,
सेकेंडरी के बाद में ये टर्सरी हो गया, टर्सरी के बाद में ये टर्मिनल हो गया, टर्मिनल के बाद में रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल हो गया, और इसके लास्ट में जुड़ी होगी इसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट लंग्स की, जिसको कहा जाता है एल्वियोलाई या कोपिका। इतनी बात समझ आ गई। जैसे मैं यहाँ पर लेबल कर देता हूँ सभी को, देखो ध्यान से, ये ब्रोंकाई हो गई, ठीक है ना, इसको बी लिख देता हूँ। ब्रोंकाई का पहला डिवाइडेशन कहलाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसके बाद में टर्मिनल ब्रोंकियोल, और इसके बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। ये है एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है मनुष्य श्वसन तंत्र कहा जाता है। देखो ध्यान से दोबारा देखिए कि सबसे पहले अपने हेड पार्ट के अंदर, हेड पार्ट में एक तो है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के जस्ट ऊपर क्या है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी की बाहर की ओर क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद में नेजल कैविटी, और इन दोनों को डिवाइड करता है नेजल सेप्टम। ये आगे की ओर पीछे की ओर खुलेंगे, यहाँ पर खुलेंगे ये दोनों छिद्र, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो है। अब इनको कहा जाएगा इंटरनल नोस्ट्रिल। इतनी बात समझ आ गई, इनको क्या कहा जाएगा, इंटरनल नोस्ट्रिल, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखो, इंटरनल नोस्ट्रिल के बाद में आगे का एरिया क्या कहलाता है, फेरिंग्स। 3 पार्ट होते हैं, वो देखेंगे कौन कौन से। फेरिंग्स का जस्ट नीचे का पार्ट, सॉरी इसको फेरिंग्स लिख दिया गया, ये लैरिंग्स है भैया, ठीक है ना, ये है लैरिंग्स, ठीक है ना, ये है लैरिंग्स। और लैरिंग्स को कहा जाता है मैमल्स के अंदर ये क्या है, वॉइस बॉक्स, ठीक है ना, और पक्षियों में, बर्ड के अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है उसको सेरिंग्स कहा जाता है। लैरिंग्स के जस्ट नीचे का पार्ट कहलाता है ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर अपना लैरिंग्स है, यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से 2 उंगली एक अंगूठा लगाओगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स के जस्ट नीचे यहाँ तक का जो पार्ट है ना, वो ट्रेकिया कहलाता है। ट्रेकिया का एक तो इस साइड में डिवाइडेशन और एक साइड में डिवाइडेशन, मतलब राइट और दूसरा कौन सा, लेफ्ट। ये जो दोनों डिवाइडेशन है ये कहलाते हैं ब्रोंकाई, श्वसनी जिसको कहा जाता है। ये दोनों एक तो राइट लंग्स में खुल जाएगी और दूसरी कौन सी, लेफ्ट लंग्स में। इतनी बात समझ आ गई। फिर धीरे धीरे आगे चलकर और छोटी छोटी ट्यूब में बन जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्सरी ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और ये आगे चलकर किस में खुल जाएंगे, एल्वियोलाई में खुल जाएंगे। दोनों लंग्स एक तो ऐसे होता है और दूसरा ऐसे होता है, दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस को कहा जाता है मीडियस्टिनम स्पेस। और लेफ्ट लंग्स के इस साइड में यहाँ पर एक छोटी सी पेरिकार्डियल कैविटी है, और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर इस प्रकार से तिरछा धसा हुआ, थोड़ा सा तिरछा धसा हुआ अपना क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, विसरल ऑर्गन। बताइए बात समझ आ गई। और दोनों लंग्स में 12 इधर और 12 इधर, टोटल क्या 24 क्या होती है, रिब्स होती है। बात समझ आ गई। अब देखो, अब एक एक चीज़ को अपने ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ क्या होती है। देख लीजिए, पहला पार्ट अपने क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, दूसरा नेजल कैविटी, तीसरा इंटरनल नोस्ट्रिल, चौथा अपने पास कौन सा हो गया, फेरिंग्स, 5वां लैरिंग्स, 6ठा ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में 7वां ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में ये ब्रोंकियल्स ये आ जाएंगे, 8वां लंग्स हो गया, और इसके बाद में 9वां यहाँ पर अपना क्या हो गया, डायाफ्राम। इतनी बात समझ आ गई। ये 9-10 ऑर्गन है, इनको स्टेप बाय स्टेप अपने वो देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सा सिस्टम है चलता रहता है। तो साथ में नोट्स बनाते जाइए भैया, ठीक है। साथ में नोट्स बनाओगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। देखो ध्यान से, सबसे पहले पहला पार्ट था जिसका नाम क्या था, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल को कहा जाता है, 1 नंबर पॉइंट आइए, इसको हिंदी में कहा जाता है बाह्य नासा छिद्र, ठीक है ना, बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र देखो ध्यान से, सीधी सी स्पष्ट बात है कि बाह्य नासा छिद्र आपको बाहर से देखने पर दिखाई देते हैं। टोटल संख्या में कितने होते हैं, संख्या में 2 और जोड़ी कितने, 1। इतनी बात समझ आ गई। अब कोई आपसे पूछे कि कार्य क्या है, ठीक है ना, कार्य क्या है, तो कार्य क्या है, वातावरण के साथ गैसों का आदान प्रदान, ठीक है ना, वातावरण के साथ गैसों का क्या, आदान प्रदान। और गैसें कौन सी, एक तो ऑक्सीजन और दूसरी कौन सी, CO2। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब देखो, अब कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे अगर आप जैसे इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में BSc BD सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, तब भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, इसके ऊपर का ये जो एरिया है, नाक के आगे वाला जो पार्ट है, ये एक कार्टिलेज से बना हुआ है, और उस कार्टिलेज का नाम है हाइलियन कार्टिलेज, और इसको कहा जाता है टिप ऑफ नोज। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो इस एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के जस्ट ऊपर का एरिया, ठीक है ना, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के ऊपर का भाग टिप ऑफ नोज कहलाता है, ठीक है ना, टिप ऑफ नोज
कहलाता है। ठीक है, टिप ऑफ नोज कहलाता है। और टिप ऑफ नोज ये जो बना है ना, टिप ऑफ नोज, ये बात याद रखना, ये किससे बना है, कौन सी कार्टिलेज से बना है, हाइलिन कार्टिलेज से बना है, जो YFCT से बनी होती है, मतलब येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। बताइए बात समझ आ गई। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद में आगे का एरिया देखो अपने पास, आगे का एरिया है ना, वो कहलाता है नेजल कैविटी। ठीक है ना, नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी को क्या कहा जाता है, नासा गुहा कहा जाता है। वैसे नासा गुहा एक ही होती है, लेकिन इसके पार्ट कितने दिखाई देते हैं, 2 दिखाई देते हैं। आगे बात समझे, नासा गुहा को नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम का हिंदी में इसको कहा जाता है नासा पट। नासा गुहा को नासा पट अलग करता है। ठीक है ना, नासा गुहा को नेजल सेप्टम क्या करता है, अलग अलग करता है। देखो ध्यान से, जैसे एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास नोज है, इतनी बात समझ आ गई। इस नोज का ये जो आगे का एरिया ये कहलाता है टिप ऑफ नोज। और इन दोनों, ये जो पूरी नेजल कैविटी है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक सेप्टम पाया जाएगा, और इस सेप्टम को क्या कहा जाता है, नेजल सेप्टम कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। तो एक तो नासा गुहा इधर वाली होगी और एक इधर वाली हो गई, सीधी सी क्लियर सी बात है। अब देखो दूसरी बात, इस नासा गुहा में यहाँ पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई। दोनों नासा गुहा में यहाँ पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। ये हो गए रोम, या इन्हें हेयर कहा जाता है। इनका कार्य क्या है कि जो बाहर से ऑक्सीजन ली है आपने, जो बाहर से ऑक्सीजन ली है, उस एयर को फिल्टर करना, उस ऑक्सीजन को फिल्टर करना। मतलब सीधी सी बात है, इनका कार्य क्या है, वायु को छानना। ठीक है ना, वायु को छानना। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, अब इसके बाद में इस नासा गुहा के अंदर यहाँ पर दोनों साइड में एक टिश्यू पाया जाता है, जिसका नाम होता है PSCCGE। ठीक है ना, PSCCGE पूरा नाम होता है, देखो ध्यान से, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है ना, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इतनी बात समझ आ गई। देखो ध्यान से, स्यूडो का मतलब क्या होता है, आवासी। आगे बात समझे, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, सत्रित। इसके बाद में कोल्यूमनर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कॉलम लाइक क्या मिलेगी, सेल मिलेगी। इतनी बात समझ आ गई। सीलिएटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर छोटी छोटी सीलियाँ पाई जाएंगी या रोम पाए जाएंगे। इसके बाद में ग्लैंडुलर का मतलब क्या होता है कि ये जो पूरा पार्ट है ना, ये क्या होगा, ग्रंथिल होगा, ग्रंथिल भाग होगा। और एपिथेलियम का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे डिवाइडेशन कौन से उत्तक के होंगे, उपकला उत्तक के। इतनी बात समझ आ गई। आवासी सत्रित कोलम ग्रंथिल सीलिया उपकला उत्तक इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PSCCGE। इतनी बात समझ आ गई। मतलब सीधी सी बात है कि एक सिंगल लेयर मिलेगी, उसमें स्मॉल टाइप की सेल होगी और इसके अलावा लार्ज टाइप की सेल होगी। तो आभास होगा कि डबल लेयर है, मल्टी लेयर है, लेकिन मल्टी लेयर नहीं होता है। हमेशा कैसी लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। देखो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर आप TS सेक्शन काटोगे ना, छोटा सा TS सेक्शन जब काटोगे तो आपको देखो इस प्रकार से एक छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये एक छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी कि ये कॉलम लाइक सेल हो गई। इतनी बात समझ आ गई। ये कॉलम लाइक सेल हो गई, और कॉलम लाइक सेल है तो मतलब कौन सा एपिथेलियम, कोल्यूमनर एपिथेलियम। इतनी बात समझ आ गई। इस कॉलम लाइक सेल के अंदर क्या होगा कि छोटी छोटी सेल पाई जाएगी, और छोटी छोटी सेल जो पाई जाएगी ना, उसके ऊपर छोटे छोटे आपको पाए जाएंगे सीलिया। ठीक है ना, छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, सीलिया पाए जाएंगे यहाँ पर। इतनी बात समझ आ गई। तो दो नाम हो गए, देखो ध्यान से, एक तो कोल्यूमनर और दूसरा कौन सा, सीलिएटेड। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो बीच में, इनके बीच में कहीं पर एक छोटी सी सेल पाई जाएगी, और इस सेल को कहा जाता है गोबलेट सेल। जैसे ये हो गई, इसके बाद में फिर यहाँ पर कॉलम लाइक सेल हो गई, जैसे यहाँ पर एक कॉलम लाइक सेल ये हो गई। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में आगे देखो, आगे फिर एक सेल मिल जाएगी छोटी सी, कौन सी सेल, गोबलेट सेल, जिसको चषक कोशिका कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पर हो गए ना, ये रोम हो गई। इतनी बात समझ आ गई। तो आभास हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये स्मॉल टाइप की सेल है और ये कैसी सेल है, लार्ज टाइप की सेल है। आभास हो रहा है कि ये मल्टी लेयर है, लेकिन हमेशा कैसी लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। आ गया बात समझे। देखो ध्यान से कि इनको लेबल कर देते हैं। लेबल करेंगे तो जैसे ये तो हो गई कौन सी सेल है, कॉलम लाइक सेल।
इतनी बात समझ आ गई। कॉलम लाइक सेल, और कॉलम लाइक सेल के ऊपर ये छोटे 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 क्या है, सीलिया है, ठीक है ना। सीलिया के बाद में इनके बीच में कौन सी ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड है। इतनी बात समझ आ गई। जो यूनिसेलर होती है और म्यूकस ग्लैंड चषक कोशिका है वो यहाँ पर सीधी सी बात है किसका सिक्रेशन करेगी, म्यूकस का सिक्रेशन करेगी, मतलब किसका सिक्रेशन करेगी, श्लेष्मा का सिक्रेशन करेगी। और श्लेष्मा का सिक्रेशन करेगी तो ये नासा गुहा की सतह को कैसा बनाए रखते हैं, चिकना, और दूसरा कैसे बनाए रखते हैं, नम बनाए रखते हैं। इतनी बात समझ आ गई। दूसरी बात, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो रोम या हेयर है, जब ये इस वायु को छाड़ेंगे तो छाड़ने के बाद में जो भी अशुद्धियाँ होगी उसको ये म्यूकस या श्लेष्मा है इस नासा गुहा की दीवार पर चिपकाने का क्या करेंगे, काम करेंगे। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब देखो, अब अपनी नाक को अगर आपको याद है तो इसे 5 ज्ञानेंद्रियों में भी सम्मिलित किया जाता है। आई क्या बात समझे, जिसमें मान लीजिए ये एक ज्ञानेंद्रिय है। एक ज्ञानेंद्रिय इसे इसलिए कहा जाता है, इसका रीजन ये है कि इसके अंदर एक एपिथेलियम पाया जाता है और इस एपिथेलियम का नाम होता है सनीडेरियन एपिथेलियम, ठीक है ना। कौन सा एपिथेलियम है, सनीडेरियन उपकला इसको हिंदी में कहा जाता है। और सनीडेरियन उपकला का काम ये है कि ये एक किसका आभास कराता है, गंध का क्या कराता है, गंध का आभास करवाता है। इतनी बात समझ आ गई, गंध का आभास कराता है। ये सनीडेरियन एपिथेलियम टिश्यू का क्या होता है, काम होता है। बात समझ आ गई क्या। देखो ध्यान से, सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल 2 थे, सबसे बाहर की ओर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल 2 थे, संख्या में 2 और जोड़ी 1। इसके बाद में ऊपर का जो एरिया है वो क्या रहता था, टिप ऑफ नोज। ये आगे खुले नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में अपने ने सीधा बोल दिया कि एक अलग से नाम लिख दिया, एक सीधा बोल दिया कि इसके अंदर एक टिश्यू है जिसका नाम है PSCCGE। पूरा नाम होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर सीलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आई क्या बात सुनने, कॉलम लाइक सेल होगी, सिंगल लेयर होगी, बीच बीच में म्यूकस सेल होगी, ग्रंथिल कोशिका होगी, ऊपर रोम मिलेंगे। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो अब देखो इसके बाद में नासा गुहा को नेजल सेप्टम है वो क्या करता है, अलग करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है ना वो यहाँ पर ये है कि इसमें इस प्रकार से यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाएगी इस प्रकार से। आई क्या बात समझे। और इस छोटी सी स्ट्रक्चर को कहा जाता है, इस छोटी सी स्ट्रक्चर को कहा जाता है टर्बाइनी या कौंची बोन, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, टर्बाइनी और कौंची बोन, ठीक है ना। टर्बाइनी या कौंची बोन कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। कोई इंग्लिश का वर्ड गलत हो तो भैया सॉरी, ठीक है ना। टर्बाइनी या कौंची बोन, इसका काम ये है कि ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है ना। तापमान संतुलन करता है, तापमान संतुलन का कार्य। रीजन क्या है, क्योंकि रीजन 2 होते हैं। देखो अभी जैसे जून और जुलाई के अंदर टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बाहर से जो ऑक्सीजन आएगी बात समझे, वो गर्म हवा होगी बिल्कुल एकदम। और इतनी गर्म हवा अगर फेफड़ों तक पहुंचेगी तो सीधी सी बात अपनी एल्विलाई वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जनवरी और दिसंबर की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है, तो उतनी अगर ठंडी हवा अगर अपने शरीर के अंदर गई, आई क्या बात समझे, तो अपनी एल्विलाई वो जम जाएगी। आई क्या बात समझे, ठीक है ना। तो इन दोनों को, जैसे गर्म हवा को ठंडा करना, ठंडी हवा को गर्म करना, ये जो काम होता है ना, ये यहाँ पर कौन सी बोन का होता है, टर्बाइनी या कौंची बोन का होता है। आई क्या बात समझे। तो नेजल कैविटी के अंदर आप 4-5 लाइनें लिख सकते हो कि नासा गुहा को नेजल सेप्टम अलग करता है। टर्बाइनी या कौंची बोन होती है जो तापमान संतुलन का कार्य करती है, गर्म हवा को ठंडा करना, ठंडी हवा को गर्म करना। दूसरी बात, PSCCGE टिश्यू होता है जिसके अंदर कॉलम लाइक सेल होती है, रोम पाई जाती हैं, हवा को छाड़ने का कार्य करते हैं। म्यूकस या श्लेष्मा ग्रंथियां या चषक कोशिका पाई जाती हैं जो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, चिकना और नम बनाए रखती है, छानी हुई अशुद्धियों को बाहर निकालने का काम करती है। एक ज्ञानेंद्रिय इसे कहा जाता है, ज्ञानेंद्रिय इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सनीडेरियन एपिथेलियम पाया जाता है जो गंध का क्या करवाता है, आभास करवाता है। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको क्या कहा जाता है, नेजल कैविटी। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ये जो आगे का एरिया है नेजल कैविटी के बाद में, ये जो आगे का एरिया है, ये जो जहाँ पर ये सारी चीज़ें खुलेगी, ये खुलेगी आगे चलकर किसमें, इंटरनल नोस्ट्रिल में। जैसे ये आगे की ये जो स्ट्रक्चर थी इसे कहा जाता था एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, और इसके आगे का ये जो एरिया है इसे क्या कहा जाता है, इंटरनल नोस्ट्रिल। मतलब अपनी बक्कल कैविटी के अंदर खुलेगी। इतनी बात समझ आई क्या। कुल मिला के कहने की बात यह है कि अपने कहाँ पर खुलेगी, बक्कल कैविटी के अंदर, और इसे कहा जाता है आंतरिक नासा छिद्र कहा जाता है। वो बक्कल कैविटी नहीं, सॉरी, फेरिंग्स के अंदर खुलेगी। बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनती है, एक डायग्राम अपने बनाते हैं, उसके बाद में अपने समझते हैं। ये इंटरनल नोस्ट्रिल भी संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, जोड़ी कितने, 1, और ये आगे चलकर किसमें खुलते हैं, फेरिंग्स में खुलते हैं, जो अपनी बॉडी का एक जंक्शन बनाती है। बात आपको समझ आ गई। अब देखो ध्यान से आगे क्या है,
जैसे एक छोटी सी स्ट्रक्चर फिर अपने बना लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि अपने जो है ना माउथ का डायग्राम है, बक्कल कैविटी जिसके अंदर शो होगी और नेजल कैविटी भी होगी। बस दो स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये कैविटी है और इस कैविटी को कहा जाता है बक्कल कैविटी, ये है नेजल कैविटी। इतनी बात समझ आ गई? कोई और कलर से देखो ध्यान से। ये है अपनी कौन सी कैविटी? नेजल कैविटी। और इसके बाद में ये एक कॉमन पाथवे के अंदर खुलते हैं। कॉमन पाथवे जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है वो कॉमन पाथवे, ठीक है ना, और इसके नीचे है यहाँ पर लैरिंग्स। इतनी बात आपको समझ आ गई? अब देखो ध्यान से, मैं नाम एक बार के लिए दोबारा लिख देता हूँ। ये जो है ना, ये पार्ट कौन सा है बताओ? बक्कल कैविटी, ठीक है ना, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी का दूसरा नाम होता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी को हिंदी में कहा जाता है मुख गुहा, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? मुख गुहा। ये जो पार्ट है ना, ये क्या है? नेजल कैविटी या नासा गुहा। इतनी बात समझ आ गई? और इसको क्या कहा जाता है? नेजल कैविटी कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई क्या? ठीक है ना। ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, ये नेजल सेप्टम है, और ये क्या है? यहाँ पर इंटरनल नोस्ट्रिल जो आगे चलकर फेरिंग्स में खुल गए। आई क्या बात समझे? अब देखो, अब इसके बाद में ध्यान से सुनो कि यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर लटकी रहती है। आप शीशे में देखना, यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर लटकी रहती है। आपने कई बार गौर भी की होगी। आई क्या बात समझे? दो पैलेट होती है अपने। पैलेट का मतलब ताल्लू, ताड़वा जिसको कहा जाता है। ये जो आगे का पैलेट है ना, इसको हार्ड पैलेट माना जाता है। आई क्या बात समझे? ये जो है, ये जो ना, ये हार्ड पैलेट है। और इसके पीछे का ये जो पैलेट है, इसके पीछे का ये जो पैलेट है ना, इसको सॉफ्ट पैलेट माना जाता है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है ना। तो सॉफ्ट पैलेट का ये एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। इस सॉफ्ट पैलेट का ये जो पार्ट होता है ना, पहले देखो इस पूरे पार्ट को क्या कहा जाता है? फेरिंग्स कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई? इस सॉफ्ट पैलेट का ये जो नीचे का पार्ट है, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसको कहा जाता है, पहले तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ये है सॉफ्ट पैलेट, पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। इतनी बात समझ आ गई? पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। वैसे इसका नाम होता है यूवुला। आई क्या बात समझे? साइंटिफिक नाम होता है इसका विलम पैलेटाइन। इतनी बात समझ आई क्या? वैसे इसको शायद कागड़िया कुगड़िया भी कहा जाता है, पता नहीं पूरा, लेकिन कागड़िया कुगड़िया भी माना जाता है इसको। आई क्या बात समझे? सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है जो आगे की ओर छोटी सी स्ट्रक्चर लटकी है। ये इंटरनल नोस्ट्रिल के जस्ट आगे की ओर लटकी हुई है। इतनी बात समझ आई क्या? इसका काम ये है कि, पहले मैं काम लिख देता हूँ, फिर सुनो मेरी बात ध्यान से, कि भोजन या पानी निगलते समय आंतरिक नासा छिद्रों को बंद करना, ठीक है ना। भोजन निगलते समय आंतरिक नासा छिद्रों को क्या करना? को बंद करना। ये इसका काम है, ये इसका फंक्शन है। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो ध्यान से, होता क्या है, कैसे ये सारी प्रोसेस चलती है। जैसे मान लीजिए कि आपने खाना खाया या आप पानी पी रहे हो, तो जैसे पूरा का पूरा पानी है या खाना है वो यहाँ पर आ जाएगा। आई क्या बात समझे? आने के बाद में अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अपनी भोजन नली, श्वास नली दोनों ऐसे खुलती है। जब 2D में जब आप इस प्रकार से यहाँ से सेक्शन काट के देखोगे ना, तो आगे की ओर आपको ट्यूब दिखाई देगी एक ही। इतनी बात समझ आ गई? आगे की ओर ट्यूब दिखाई देगी एक ही, लेकिन इसके जस्ट पीछे एक ट्यूब और होती है। मतलब दोनों ट्यूब इस प्रकार से खुली हुई है। 2D में देखोगे तो एक ही दिखाई देगी, लेकिन अगर 3D में देखो तो कितनी दिखाई देगी? 2 दिखाई देगी। इतनी बात समझ आ गई? तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने भोजन खाया या पानी पी रहे हो, तो जैसे ही आप निगलते हो ना, भोजन को निगलते हो या पानी पीते हो, आई क्या बात समझे? तो ये जो है ना, ये यूविला, ये अपनी स्थिति चेंज कर लेता है। स्थिति चेंज करने के बाद में इस प्रकार से आंतरिक नासा छिद्रों को बंद कर देता है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है ना। आंतरिक नासा छिद्रों को क्या कर देता है? बंद कर देता है। लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि पानी पीते टाइम आपको हंसी आ जाती है। आई क्या बात समझे? ठीक है ना। या मान लो कि पानी पीना रहे थे, कोई अड़बाद कर ली, अड़बाद करने बाद में क्या होगा कि ये सॉफ्ट पैलेट या यूविला ये अपनी स्थिति चेंज नहीं करता है। ये अपनी स्थिति चेंज नहीं करता है, तो कई बार ये देखते हैं कि नाक से पानी क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। आई क्या बात समझे? या जब आप हंसते हो तो ये सॉफ्ट पैलेट अपने वास्तविक जगह पर बना रहता है, और बना रहता है तो नाक से पानी लगातार क्या आता जाता है? बाहर आता जाता है। इतनी बात समझ आई क्या? ठीक है ना। जोर जोर से खांसी आने लगती है, तो इसका काम ये है इस यूविला या विलम पैलेटाइन या सॉफ्ट पैलेट का, कि भोजन या पानी निकलते समय आंतरिक नासा छिद्रों को क्या करना? बंद करना। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो इसके बाद में, अब अपने पास नेक्स्ट पार्ट क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। फेरिंग्स के कितने पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं? 3। कौन कौन से हैं? देखो दोबारा देखो ध्यान से। यहाँ पर अपने पढ़ लेते हैं फेरिंग्स, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं? फेरिंग्स पढ़ते हैं। आपको यूविला समझ आ गया होगा। अब देखो फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये है, दोबारा एक डायग्राम अपने बनाते हैं। ये है अपने
रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों एक साथ खुलते हैं फेरिंग्स के अंदर, इसलिए इसको बॉडी का जंक्शन कहा जाता है। ये हो गया सारा का सारा लेबल डायग्राम, ठीक है। देखो ध्यान से, ये है। अब फेरिंग्स क्या होता है कि फेरिंग्स ये है पूरा का पूरा पार्ट फेरिंग्स, ये, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर और इसके बाद में यहाँ पर और यहाँ पर और ये जो पूरा का पूरा पार्ट जो मैंने बनाया है ना, इसको क्या कहा जाता है? फेरिंग्स कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई? ये क्या है? फेरिंग्स। और इसे बॉडी का क्या कहा जाता है? जंक्शन कहा जाता है। जंक्शन आपने सुना होगा, रेलवे के अंदर सुना होगा जंक्शन क्या होता है कि जहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें हैं वो आकर रुकती है, उसे क्या कहा जाता है? जंक्शन कहा जाता है रेलवे के अंदर, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है ये भैया कि बॉडी के अंदर कोई ट्रेन तो चलती नहीं है, बॉडी के अंदर सिस्टम चलते हैं। इतनी बात समझ आ गई? 6, 7, 8 सिस्टम चलते हैं और 2 सिस्टम अगर एक साथ खुलते हैं तो उसको बॉडी का क्या माना जाता है? जंक्शन माना जाता है। जैसे ऊपर से कौन सा सिस्टम चल रहा है बताओ? ऊपर से सिस्टम यहाँ पर आ रहा है कौन सा? रेस्पिरेशन। और नीचे से सिस्टम चल रहा है कौन सा? डाइजेशन। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये तो कौन सी कैविटी है? नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी से कौन सा सिस्टम चल रहा है ये बताओ? रेस्पिरेशन चल रहा है, ठीक है ना। और ये कौन सी कैविटी है? बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी से कौन सा सिस्टम चल रहा है ये बताओ? बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी का दूसरा नाम क्या है? ओरल कैविटी। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अब इसमें तो क्या होता है? इसमें तो होता है डाइजेशन, ठीक है, मतलब पाचन। और इसके अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो अब देखो, ये दोनों डाइजेशन भी यहाँ पर खुलेगा और रेस्पिरेशन भी यहाँ पर खुलेगा, ये दोनों एक साथ खुल रहे हैं, इसलिए इसको बॉडी का क्या कहा जाता है? जंक्शन कहा जाता है। इसके बाद में आगे देखो, आगे अब देखो, फेरिंग्स का ऐसा पार्ट, इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। फेरिंग्स का ऐसा पार्ट जो नेजल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, नेजल कैविटी प्लस फेरिंग्स, ठीक है ना। नेजल कैविटी प्लस फेरिंग्स, नाम बन जाएगा क्या? नेजो फेरिंग्स। आगे बात समझे, नेजो फेरिंग्स। अब इसके बाद में फेरिंग्स का ये जो पार्ट है ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा इतना, ठीक है। ये खुलता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, या इसी का दूसरा नाम क्या है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी प्लस ये किस में खुल रहे हैं ये बताओ? फेरिंग्स में। इतनी बात समझ आ गई। तो इसका नाम बन जाएगा बक्को फेरिंग्स, ठीक है ना। क्या नाम बनेगा? बक्को फेरिंग्स या ओरो फेरिंग्स। अब इसके बाद में यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जो अपने बार बार बनाते हैं, इसे मैमल्स का क्या कहा जाता है? वो इसे बॉक्स। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भैया लैरिंग्स। इतनी बात समझ आ गई? लैरिंग्स प्लस ये किस में, ये किसके साथ अटैच है? ये पार्ट फेरिंग्स के साथ में। इतनी बात समझ आ गई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लैरिंजो फेरिंग्स। आगे बात समझे क्या नाम हो जाएगा बताओ? लैरिंजो फेरिंग्स, ठीक है ना। हिंदी में देखो, हिंदी में इसको तो कहा जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है मुख गुह्य, इसको कहा जाता है नासाग्रसनी। नासाग्रसनी मतलब ग्रसनी का ऐसा भाग जो नाक के साथ जुड़ा हुआ है, इसको कहा जाता है मुख गुह्य ग्रसनी। ग्रसनी का ऐसा भाग जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? मुख गुहा के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके बाद में ये कौन सी है? सवर यंत्र ग्रसनी, ठीक है ना। कौन सी ग्रसनी? सवर यंत्र ग्रसनी। आई क्या बात समझे? ग्रसनी का ऐसा भाग जो लैरिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है उसे क्या कहा जाता है? सवर यंत्र ग्रसनी कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई? ये है सारी की सारी सवर यंत्र ग्रसनी। इतनी बात समझ आ गई क्या? ठीक है ना। तो फेरिंग्स को बॉडी का क्या माना जाता है? जंक्शन माना जाता है। फेरिंग्स का ऐसा पार्ट जो श्वसन में हेल्प करता है। फेरिंग्स का ये जो पार्ट है ना, ये किस में हेल्प करता है बताओ? ये किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। और ये किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद में ये किस में हेल्प करता है? अपने बोलने में हेल्प करता है। इतनी बात समझ आ गई? बोलने में सहायता। आगे क्या बात समझे, ठीक है ना। ये सारा का सारा ग्रसनी का टॉपिक हो गया। दोबारा देखो, ग्रसनी को बॉडी का जंक्शन माना जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में ग्रसनी में क्या होता है कि ग्रसनी में नेजल कैविटी प्लस फेरिंग्स, ठीक है ना। नाक का ऐसा भाग जो ग्रसनी में खुलता है उसे नासाग्रसनी कहा जाता है। मुख गुहा का ऐसा भाग जो ग्रसनी में खुलता है उसे मुख गुह्य ग्रसनी कहा जाता है। लैरिंग्स का ऐसा भाग जो फेरिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है उसे सवर यंत्र ग्रसनी कहा जाता है। आई क्या बात समझे? सवर यंत्र ग्रसनी बोलने में सहायता करती है और मुख गुह्य ग्रसनी में पाचन होता है और इसके बाद में नासाग्रसनी के अंदर रेस्पिरेशन होता है। इतनी बात समझ आ गई क्या आपको? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आई क्या बात समझे? अब इसके बाद में आगे देखो,
आगे है, जैसे ही फेरिंग्स से नीचे चलते हैं तो सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है, ये लेरिंग्स आता है। आई क्या बात समझ, देखो ध्यान से, ये फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स सभी को क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा, ठीक है ना, और लिख लेना। देखो ध्यान से, आगे है अपने पास कौन सा पार्ट, लेरिंग्स। लेरिंग्स को कहा जाता है वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स ऑफ मैमल्स, और वॉइस बॉक्स का मतलब होता है स्वर यंत्र, और ये किसके अंदर होता है, मैमल्स के अंदर होता है, स्तनधारियों के अंदर होता है, बर्ड के अंदर इसको सेरिंग्स कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, देखो ध्यान से, कि ऊपर की ओर हमेशा होता है क्या, लैरिंग्स। इस प्रकार से ऊपर की ओर हमेशा क्या होता है, लैरिंग्स होता है। ये तो हो गया अपना लैरिंग्स, ठीक है, ये हो गया अपना लैरिंग्स। लैरिंग्स के बीच में से, लैरिंग्स के बीच में से एक छोटी सी ट्यूब निकलती है, ऐसे लैरिंग्स के बीच में से एक छोटी सी ट्यूब निकलती है, लैरिंग्स इसके चारों ओर मिलेगा, और इस छोटी सी ट्यूब को कहा जाता है क्या, ट्रेकिया। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। ये यहाँ पर कौन सा है, ये यहाँ पर कौन सा भाग है, ट्रेकिया। ट्रेकिया को क्या कहा जाता है, श्वास नली कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। और ये ऊपर की ओर है वॉइस बॉक्स, और इस वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है, लैरिंग्स कहा जाता है, ठीक है ना, लैरिंग्स कहा जाता है। ये जो लैरिंग्स की आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, ये ट्रेकिया की ओपनिंग, इसको कहा जाता है ग्लोटिस। आई क्या बात समझ, क्या कहा जाता है, ग्लोटिस। अब देखो, दोबारा देखो, मैंने आपको फिर बताया था कि इस प्रकार से दोनों के दोनों भाग खुलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आगे की ओर श्वास नली है और पीछे की ओर क्या है, भोजन नली। इतनी बात समझ आ गई क्या, ठीक है ना। तो देखो साइड में दो छोटी छोटी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये तो है अपने पास श्वास नली आगे की ओर, और इसके जस्ट पीछे क्या होगी, भोजन नली, ठीक है ना। तो होता क्या है कि श्वास नली पर यहाँ पर एक छोटा सा ढक्कन पाया जाता है, ठीक है ना। इस श्वास नली पर यहाँ पर एक छोटा सा ढक्कन पाया जाता है। मैं यहाँ पर उसको बनाता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर अपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये है वो छोटा सा ढक्कन, ठीक है ना, ये है वो छोटा सा ढक्कन, और इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपी का मतलब ऊपर, और ग्लोटिस का मतलब ग्लोटिस या ट्रेकिया के ऊपर। इतनी बात समझ आ गई। एपिग्लोटिस का मतलब होता है घाटी ढक्कन या घाटी द्वार, और इसका एक काम होता है कि भोजन निगलते समय, भोजन निगलते समय श्वास रंध्र को, श्वास रंध्र का मतलब ग्लोटिस। इतनी बात समझ आ गई। श्वास रंध्र को बंद करना, ठीक है ना, भोजन निकलते समय श्वास रंध्र को क्या करना, बंद करना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। इतनी बात समझ आ गई एपिग्लोटिस का। देखो ध्यान से, दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। दो चीज़ें कौन कौन सी है, एक तो चीज़ है ये पीछे की ओर, देखो, एक तो चीज़ है ये सॉफ्ट पैलेट या यूविला या विलम पैलेट है, भोजन निकलते समय आंतरिक नासा छिद्रों को बंद करना, और दूसरा है ये अपने यहाँ पर कि भोजन निकलते समय किसको बंद करना, श्वास रंध्र या ग्लोटिस को बंद करना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर भोजन अपने आ गया, ठीक है ना, तो आपने ये सुना होगा कि खाना खाते टाइम कभी भी बोलना नहीं चाहिए। इसका रीज़न ये है कि इसका यहाँ पर जो छोटा सा ये छिद्र, ये जो छोटा सा आवरण पाया जाता है, जब आप भोजन निकलते हो ना, तो ये इस प्रकार से हो जाता है। जैसे ही ऐसे होगा तो ग्लोटिस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद में जो भोजन है वो पूरा का पूरा क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, मतलब अपने इसोफेगस में पीछे की ओर चला जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो अगर खाना खाते टाइम बोलोगे ना, तो बोलने के कंडीशन में ऐसा होता है कि एपिग्लोटिस कभी कभार अपनी स्थिति चेंज नहीं करता है, और स्थिति चेंज नहीं करने के कारण है ये इस श्वास नली को ढक नहीं सकता है, और भोजन जो है ना, वो भोजन के छोटे पार्टिकल है वो कहाँ पर चले जाते हैं, श्वास नली के अंदर या ट्रेकिया के अंदर चले जाते हैं, जिससे जोर जोर से क्योंकि वो यहाँ पर साइड में दीवारों से टकराएंगे तो सीधी सी बात है, श्वास नली के अंदर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, फुल प्रेशर के साथ उस टुकड़े के ऊपर प्रेशर लगाएगी, जिससे वो टुकड़ा इधर उधर दीवारों से टकराएगा, और जैसे ही दीवारों से टकराता है तो जोर जोर से क्या आती है, खांसी आती है। सीधी सी बात है। इतनी बात समझ आ गई। ये एपिग्लोटिस का कार्य है कि भोजन को निगलते समय श्वास रंध्र को क्या करना है, ग्लोटिस को क्या करना, बंद कर देना, जिससे पूरा भोजन किस में चले जाए, इसोफेगस के अंदर चला जाए। कभी भी रेस्पिरेशन और कभी भी डाइजेशन है वो एक साथ नहीं होते। या तो आप रेस्पिरेशन ही करोगे या क्या करोगे, डाइजेशन करोगे, मतलब या तो खाना खाते टाइम उसको निगलोगे, या सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन को अंदर लोगे या CO2 को बाहर निकालोगे। एक प्रक्रिया पहले होगी, दूसरी उसके बाद में होगी, कभी दोनों साथ में नहीं होती है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो ये एपिग्लोटिस का मेन फंक्शन होता है कि भोजन को निगलते समय श्वास रंध्र को क्या करना, बंद करना। अब देखो लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, देखो इस लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स के अंदर 4 कार्टिलेज होती है भैया, ठीक है ना। 4 क्या होती है, कार्टिलेज होती है। 4 कार्टिलेज में कौन कौन सी, सबसे बड़ी जो इसके अंदर होती है ना, उसको कहा जाता है थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। कौन सी कार्टिलेज कहा जाता है, थायराइड कार्टिलेज या थायराइड उपास्थि। छोटी जो होती है ना, उसको कहा जाता है एरेटेनोइड,
एरेटेनॉइड कार्टिलेज, तीसरी को कहा जाता है क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, और चौथी को कहा जाता है सेंट्रोनी, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, सेंट्रोनी। इतनी बात समझ आ गई। ये 4 कार्टिलेज होती है, मतलब बोन नहीं होती है, सीधी सी स्पष्ट बात यह है कि बोन नहीं होती है, 4 क्या पाई जाती है, कार्टिलेज, जिसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है, थायराइड कार्टिलेज होती है। कभी कभार क्या हो जाता है कि पुरुषों में अगर आप देखो ना तो गले में, जैसे मान लीजिए ये अपने गले वाला पार्ट है, नेक वाला, तो गले में इस प्रकार से वी शेप की या ट्रायंगुलर शेप की छोटी सी स्ट्रक्चर है वो बाहर निकल जाती है, और ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर बाहर निकली है ना, ये कौन सी कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज, जो हार्मोन ज़्यादा हार्मोन प्रोडक्शन के कारण बाहर निकल जाती है, और इसको कहा जाता है, इसका एक फिक्स नाम होता है एडम्स एप्पल, ठीक है ना, ये मेल के अंदर होता है एडम्स एप्पल। वैसे अगर देखें तो मनुष्य का छोटा सेब, ये ऐसे कुछ बातें कई किताबों के अंदर लिखी हुई आती है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये कौन सी कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज, दूसरी कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है, एरेटेनॉइड, तीसरी कौन सी, क्रिकोइड, और इसके बाद में सेंट्रोनी। इतनी बात समझ आ गई। जैसे ये 4 बनी है, इसमें नाम लिख दो बस, ज़्यादा आपके दिया नहीं है, लेबल डायग्राम नहीं दिया, बस नाम लिख दो। थायराइड हो गई, इतनी बात समझ आ गई, एरेटेनॉइड हो गई, इसके बाद में क्रिकोइड हो गई, इसके बाद में कौन सी हो गई, सेंट्रोनी। ये 4 कार्टिलेज लैरिंक्स के अंदर पाई जाती है, वॉइस बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में क्या होता है कि ये जो अपना वॉइस बॉक्स है, ठीक है ना, ये जो अपना वॉइस बॉक्स यहाँ पर अपने को दिया है, ठीक है, वॉइस बॉक्स में क्या होता है कि जैसे देखो ध्यान से, वॉइस बॉक्स में 2 वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, एक तो ट्रू वोकल कॉर्ड और दूसरे कौन से, फॉल्स वोकल कॉर्ड। देखो ध्यान से कि एक तो कौन से वोकल कॉर्ड होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड, वास्तविक स्वर रज्जु, और दूसरे कौन से होते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड। इतनी बात समझ आ गई। होता क्या है, देखो ध्यान से कि जैसे मान लीजिए कि दोनों का एक साथ में अपने लेबल डायग्राम बनाते हैं। देखो ध्यान से कि जैसे ये है, यहाँ पर सबसे अंदर की ओर ये जो लैरिंग्स है ना, इसकी अपने ने टीएस ली है, छोटी सी आई क्या बात समझने, टीएस मान लीजिए, एलएस सेक्शन मान लीजिए कि ये जो अंदर की ओर है ना, ये जो अंदर की ओर इस प्रकार से एक छोटा सा आवरण पाया जाता है, इसको कहा जाता है ट्रू वोकल कॉर्ड। इसमें इस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, फाइबर होते हैं। इतनी बात समझ आ गई। ये छोटे छोटे क्या होते हैं, फाइबर होते हैं, और ये जो छोटे छोटे फाइबर हैं ये बनते हैं YFCT। YFCT की फुल फॉर्म होती है येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, पीला तंतुमय संयोजी ऊतक। इतनी बात समझ आ गई। ये क्या होता है, पीला तंतुमय संयोजी ऊतक। जैसे आपने गिटार देखी होगी, गिटार के अंदर छोटे छोटे तार होते हैं, आई क्या बात समझे, उन तारों को जब आप आपस में इस प्रकार से हिलाते हो तो ध्वनि उत्पन्न होती है कि नहीं होती है। उसी प्रकार से अपने लैरिंग्स के अंदर छोटे छोटे फाइबर होते हैं, और ये फाइबर किससे बने होते हैं, व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से। जब आप बोलते हो ना तो ये फाइबर आपस में टकराते हैं, ठीक है ना, फाइबर टकराते हैं तो कोई ना कोई साउंड बनती है, और वो साउंड ब्रेन में चली जाती है, ब्रेन उसकी व्याख्या करता है और वापस जीभ की तरफ चली जाती है, जिसके कारण आप बोल पाते हो। इतनी बात समझ आ गई। तो ये जो येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से ये जो वोकल कॉर्ड बनते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ट्रू वोकल कॉर्ड कहा जाता है, जो बोलने में सहायता करते हैं। आई क्या बात समझे। और इसके चारों ओर इस प्रकार से इसको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर YFCT से बना हुआ एक छोटा सा आवरण पाया जाएगा, इस प्रकार से। इतनी बात समझ आ गई। YFCT से बना हुआ छोटा सा क्या पाया जाएगा, आवरण पाया जाएगा, और ये जो छोटा सा आवरण पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ये जो छोटा सा आवरण पाया जाता है इसे कहा जाता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। इतनी बात समझ आ गई। इसका नाम क्या है, फॉल्स वोकल कॉर्ड। ये है अपने पास कौन से वोकल कॉर्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड। और ये जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं ये बनते हैं WFCT से। पूरा नाम होता है व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। इतनी बात समझ आ गई। व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से ये फॉल्स वोकल कॉर्ड बने होते हैं। जो ये ट्रू वोकल कॉर्ड है ना, उसको क्या देते हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं, सहारा देते हैं। आई क्या बात सुनने, सहारा देते हैं, जिससे ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड है, जब आप जोर से बोलते हो तो इसके जो फाइबर है वो फटे ना, या सीधी सी बात है कि इसके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट इसका ना हो। इतनी बात समझ आ गई। और YFCT उसको ट्रू वोकल कॉर्ड कहा जाता है, जो बोलने में क्या करते हैं, सहायता, जो बोलने में सहायता। वैसे बोलने में दोनों ही सहायता करते हैं, ठीक है ना, लेकिन मेन जो फंक्शन होता है ना वो किसका होता है, YFCT का, मतलब किसका, ट्रू वोकल कॉर्ड का। आई क्या बात समझे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से की फेरिंग्स है। ये बॉडी के कौन से पार्ट में मिलता है, नेक पार्ट में मिलता है। याद रखना, ये बॉडी के कौन से पार्ट में मिलता है, नेक पार्ट में मिलता है। ट्रेकिया के ऊपर स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसके चारों ओर पाई जाती है। इतनी बात समझ आ गई। और इसके अंदर से ट्रेकिया की जो ओपनिंग है वो ग्लोटिस कहलाती है। इसके बाद में
इसके ऊपर एक छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है, जो भोजन निकलते हैं इसमें श्वास रंध्र या ग्लोटिस को बंद कर देता है। 4 टाइप की कार्टिलेज होती है, थायराइड कार्टिलेज, एरेटिनोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज और सेंट्रोनी। सबसे बड़ी थायराइड कार्टिलेज होती है। कई पुरुषों में हार्मोन प्रोडक्शन के कारण ये बाहर निकल आती है जिसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखो, फिर अपने ने इससे पीछे अपने ने पढ़ा था फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, बक्कोफेरिंग्स और इसके बाद में लैरिंजोफेरिंग्स। बोलने में सहायता करती है। मुख गुई अग्रसनी होती है जो डाइजेशन में सहायता करती है, और नासाग्रसनी जो रेस्पिरेशन में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है ना। अब इसके बाद में आगे देखो, आगे फिर अपने ने पीछे पढ़ा था कि किस प्रकार से ये यूविला या विलम पैलेटाइन या सॉफ्ट पैलेट स्ट्रक्चर होती है जो भोजन या पानी निकलते इसमें आंतरिक नासा छिद्रों को क्या कर देती है, बंद। और इससे पहले अपने ने नेजल सेप्टम के बारे में पढ़ा था जिसके अंदर PSCCGE टिश्यू होता है, टर्बाइनी या कौंची बोन होती है। इसके बाद में इसके अंदर सनीडेरियन एपिथीलियम होती है जो अपने को सूंघने में क्या करती है, सहायता करती है। और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बारे में पढ़ा था। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से आज अपने ने फेरिंग्स तक पढ़ लिया। नोट्स बनाइए साथ साथ में, अगर आपके पास नोट्स है तो उनका रिवीजन कीजिए, चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।